तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के जो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस है वो लास्ट ईयर राहुल सर ने शुरू किया था, सही है। पर कुछ चैप्टर्स, मैं कहूँगा थोड़े ज़्यादा ही चैप्टर्स बच्चों आपके बचे हुए हैं, सही है। तो राहुल सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों के जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करने। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोग के लिए अवेलेबल है 11th केमिस्ट्री के, सही है। सो 11th केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों को आज से मिलना शुरू हो जाएंगे हमारे इस लेक्चर के ऊपर, सही है, हमारे इस चैनल के ऊपर चलेगा। बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इजी लेसन जिसका नाम है हमारा लेसन नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस पूरे लेसन में हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हम लोग को ज्यादा कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है नहीं, इसलिए हम लोग जो कुछ सीखना है वो 11th में ही सीखेंगे, सही है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसके कितने ब्रांचेस हैं, सही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो कैलकुलेशंस होते हैं वो किस प्रकार से किए जाएंगे, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से किए जाएंगे। तो बेसिकली यही सारी चीजें बच्चों हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। इस चैप्टर में बच्चों कई सारे आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे, कई सारे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो पेपर है वो उन्हीं चीजों से बनेंगे। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इस लेसन के अंदर, तो न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर हम लोग ने कोई न्यूमेरिकल पढ़ा, अगर हम लोग ने कोई फॉर्मूला पढ़ा, तो उस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी आप लोग को न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं उन न्यूमेरिकल्स को उनके साथ साथ लेकर हम लोग चलेंगे, सही है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेसन को, सही है। इस पूरे के पूरे केमिस्ट्री को मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। मैंने आप लोग को बायोलॉजी भी पढ़ाई है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड को भी मैंने बायोलॉजी पढ़ाई है, 12th स्टैंडर्ड के भी मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स ले रहा हूं, सही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैंने बच्चों मास्टर्स की हुई है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं बच्चों आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ एज अ केमिस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं बातें आज इस लेक्चर के बारे में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है, मुझे सर्दी हुआ है, ठीक है, सर्दी खांसी है, थोड़ा सा जुकाम है, तो अगर एनर्जी में थोड़ी सी कमी हो जाए बच्चों तो माफ कर देना। पर जितनी भी चीजें बताऊंगा उसमें कोई कमी नहीं होने वाली, नॉलेज में कोई कमी नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है हमारे इस चैनल पर हर चीज आपको अच्छी क्वालिटी में मिलती है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी में आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और क्वालिटी क्वांटिटी आज हम लोग को पढ़ना भी है। तो चलो बच्चों बात करते हैं हमारे सबसे पहले लेसन की। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि आखिरकार एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है। दैट इज द लेसन नेम ना, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है? देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहां पे हम लोग किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या बोला मैंने? एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। केमिस्ट्री एक पूरा ट्री है बच्चों, बहुत बड़ा सा ट्री है, तो उसके कई सारे अलग अलग ब्रांचेस है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे कई सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो इट इज वन ऑफ द ब्रांच जहां पे हम लोग किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस की बात करते हैं ना। व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस? हम लोग को ये देखना है, मान लो मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया, मान लो मैंने आपको एक चिप्स दे दिया, ठीक है, कोई भी कंपनी का मैंने आपको चिप्स दे दिया। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन दैट कि उस चिप्स के अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा रहता है ना कि इसके अंदर फैट इतना है, इसके अंदर ग्लूकोज इतना है, इसके अंदर पामोलिन डाला है, बेकार बेकार चीजें रहती हैं जो, ठीक है, फिर भी बच्चे खाते हैं, सही है। तो ये चीजें इतनी इतनी डाली हुई है। तो अगर मैं आपको कोई चीज दूं और आपको बोलूं कि भैया इसके अंदर पता करो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर कितना प्रेजेंट है वो चीज, सही है, तो इसे मैं क्या कहूंगा कि आप एनालिसिस कर रहे हो। आप उस चीज को क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। और वो जितनी भी चीजें हैं, एनालिसिस करने के जितने भी तरीके हैं, जो भी चीज है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही, ठीक है। चलेगा, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की ही बात करेंगे, ये आखिरकार एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। मैंने एक डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने बच्चों? द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री, ठीक है, ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री इन विच एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, किसकी बात हो रही है बच्चों? एलिमेंट्स की बात हो रही है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपके कंपाउंड के अंदर, तो ये कंपाउंड किससे बना हुआ है? एलिमेंट से बना हुआ है ना। कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्स, हम लोग ने 7th 8th में डेफिनेशन पढ़ा है, सही है। सो द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री इन विच एनालिसिस ऑफ एलिमेंट
इज स्टडीड या फिर एज स्टडीड इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। समझ में आई बात? मतलब वो ब्रांच केमिस्ट्री का जहां पर हम लोग किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको उस कंपाउंड के बारे में सारी चीजें पता चलती हैं, उसका फिजिकल नेचर, उसका केमिकल नेचर, केमिकल बिहेवियर, वो सारी चीजें हमें बच्चों पता चलती है हमारे इस एनालिटिकल केमिस्ट्री। सही है, तो बेसिकली वी आर डूइंग एनालिसिस। मैं कह सकता हूं बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री में वी आर डूइंग, है ना? समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, एनालिसिस ऑफ एनी एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट की अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, मान लो मैंने आपको वही चिप्स का पैकेट दिया और बोला भैया इस चिप्स के अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, तो आपको क्या बताएगा एनालिसिस? आपको बच्चों एनालिसिस कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या देगा? वो इंफॉर्मेशन देगा। अब ये इंफॉर्मेशन बच्चों दो प्रकार की हो सकती है। या तो ये इंफॉर्मेशन आपकी फिजिकल इंफॉर्मेशन होगी, फिजिकल इंफॉर्मेशन, या फिर ये बच्चों आपकी केमिकल इंफॉर्मेशन होगी। सही है, सही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने बच्चों एनालिसिस किया किसी भी चीज का, अगर आपने एनालिसिस करने का ट्राई किया, तो इन द एनालिसिस ऑफ एनी एलिमेंट आपको क्या मिलेगी बच्चों? कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार की इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है आपकी फिजिकल इंफॉर्मेशन और एक इंफॉर्मेशन है बच्चों आपकी केमिकल इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। सॉरी, कोई भी जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे अगर मान लो कोई मेटल है, तो मेटल के पास भैया कंडक्टिविटी होती है, मेटल बहुत ही हार्ड होते हैं। सही है, मेटल डक्टाइल होते हैं, मेलिएबिलिटी होती है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। सही है, तो जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके हार्डनेस, सॉफ्टनेस, उसका कलर, उसका ऑर्डर, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड के इन चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं, इन एस्पेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं फिजिकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उस कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर लिख के दे देता हूं इस कलर से। ठीक है, या तो बच्चों मैं उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, या तो बच्चों मैं उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, या तो मैं उस कंपाउंड के कलर की बात कर रहा हूं, उस कंपाउंड के ओडर की बात कर रहा हूं। ओडर मतलब स्मेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो कैसा स्मेल कर रहा है। सही है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, मतलब उसके स्टेट की बात कर रहा हूं, वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? वो यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं, मैं कह रहा हूं बच्चों वो किस स्टेट में, जैसे लिक्विड में है, गैस में है, सॉलिड में है। समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर मैं इन सब की बात कर रहा हूं किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस के समय, किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस के समय अगर मैं इन सारे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं? मैं आपको उसकी फिजिकल इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, मैं कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको? उसकी फिजिकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भैया वो जो कंपाउंड है वो फिजिकली क्या है। सही है, तो कोई भी आपका एनालिसिस आपको फिजिकल इंफॉर्मेशन दे सकता है। साथ ही साथ बच्चों केमिकल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। केमिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? किस टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है के अंदर, किस टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो सकती है आपकी केमिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। समझते हो ना, फंक्शनल ग्रुप के अंदर OH लगा हुआ है, फिनॉल है, ईस्टर है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पढ़ते हैं ना हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सही है, तो किस प्रकार का उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर क्या कोई आयन प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या कोई रेडिकल प्रेजेंट है। समझ रहे हो? वो पॉजिटिव है आयन है, नेगेटिव आयन है। ये सब इंफॉर्मेशन केमिकल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये क्या है? आपकी केमिकल इंफॉर्मेशन है। क्या उसके अंदर सोडियम प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है। समझ रहे हो? तो अगर इन सब की बात करूंगा मैं, अगर मैं इन सारी चीजों की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं बात कर रहा हूं उसकी केमिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता होगा। सही है, उसके अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होंगे, वो सारी बात करूंगा बच्चों। मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे? केमिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात? इतनी बातें क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करते हो तो वो आपको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। अब ये इंफॉर्मेशन दो प्रकार की हो सकती है, या तो ये फिजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है या फिर ये केमिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिजिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, कलर क्या है, स्टेट क्या है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारी चीजें होती है। एक और चीज होती है कि अगर आप किसी कंपाउंड को जला रहे हो तो उसके अंदर से धुआं कैसा निकल रहा है, क्या ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है, क्या एकदम व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा है, समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो इन मेल्टिंग फिजिकल इंफॉर्मेशन। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो वहां पे आप सीखोगे, सही है? तो दीज आर सम एनालिटिकल टेक्निक्स। ये है बच्चों आपके एनालिसिस ऑफ एनी इवेंट। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो लेट्स मूव। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अब देखो, अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो टोटल दो प्रकार के हमें एनालिसिस पढ़ने हैं। कौन कौन से, आ जाओ देखते हैं। एक एक को स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है? पहले समझ के ले लो, उसके बाद आप लोग आराम से चीजों को स्टडी कर सकते। सबसे पहला है बच्चों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, जहां पे आप क्वांटिटी की बात करोगे। और एक है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहां पे आप क्वालिटी की बात करोगे, ठीक है? मैंने क्या बोला, दो प्रकार के एनालिसिस हम लोगों को पढ़ने हैं। हम लोगों को दो प्रकार के एनालिसिस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? कौन कौन सा? एक है बच्चों आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहां पे आप क्वांटिटी की बात करोगे, और एक है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहां पे आप कौन सी चीज प्रेजेंट है उसकी बात करोगे, ठीक है? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, हम लोग को हमारे टीचर ने सिखाया था। जब भी क्वांटिटेटिव की बात आती है, क्वांटिटी की बात आती है, क्वांटिटी की, तो आपको सोचना है हाउ मच, ठीक है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपके टीचर ने बोला कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो आपको क्या एनालिसिस करना है? हाउ मच इज द थिंग प्रेजेंट, हाउ मच दैट एलिमेंट प्रेजेंट, हाउ मच दैट कंपाउंड प्रेजेंट। समझ रहे हो? जो भी चीज आपको दी जा रही है वो कितना प्रेजेंट है, दैट इज आपको वर्ड आना चाहिए हाउ मच, मतलब वो कितना प्रेजेंट है। जब आप उसकी क्वांटिटी के बारे में बात करोगे, उसके वेट के बारे में बात करोगे, उसके मास के बारे में बात करोगे, मोल्स के बारे में बात करोगे, समझ रहे हो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे, सो यू कैन से इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वहीं अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करो तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आप क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे कि भैया कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि वहां पर एक्चुअल में प्रेजेंट है क्या, वहां पर कंपाउंड है, पर वो कौन सा कंपाउंड है। यहां पे हम लोग सिर्फ उसकी वेट की बात करें, कितना प्रेजेंट है, हाउ मच, पर यहां पे हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों व्हाट इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है। समझ लो, समझ में आ गया? ठीक है, सो एक आपके आ गया हाउ मच मतलब कितना प्रेजेंट है, एंड व्हाट इज प्रेजेंट मतलब क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, दैट इज नथिंग बट योर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ में आई बात? अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज करके। जैसे बात करें बच्चों, हम लोग सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, हाउ मच हाउ मच चीजें कितनी प्रेजेंट है। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके, जैसे शायद आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसे हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन। किया है टाइट्रेशन किया है बचपन में तो नहीं, अभी 11th स्टैंडर्ड में अगर आप हो और आपको कभी लैब में जाने का मौका मिला होगा तो आपने एक एक्सपेरिमेंट जरूर से किया होगा, दैट इज टाइट्रेशन। और नहीं किया होगा तो आप लोगों को करने मिलेगा, बहुत जल्द करने मिलेगा। टाइट्रेशन में होता क्या है बच्चे लोग, मतलब आप लोग जो टाइट्रेशन करते हो, दैट टाइट्रेशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर आप लोग जो करते हो बच्चों वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन आप लोग करते हो। नाउ व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? अगर आप एसिड और बेस को मिला दोगे तो वो न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है? अगर आपने एसिड और बेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, आपने एसिड और बेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। जैसे आपका वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड जिसका पीएच
7 तक रहता है, 7 के आसपास रहता है, दैट इज द न्यूट्रल कंपाउंड। ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं पता है, आपकी टीचर जब अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ना एक बड़ा सा ऐसे एक ग्लास का ऐसा सब्सटेंस रहेगा, एक लंबा सा पाइप रहेगी ग्लास की। इस ग्लास के पाइप को बच्चों हम लोग कहते हैं ब्यूरेट। ठीक है, बताता हूं आप लोग क्या होता है इसके अंदर, हम लोग कहते हैं ब्यूरेट। सही है। इस ब्यूरेट के अंदर बच्चों बेस भरा जाता है, बेस जो आपका बेस होगा, चलो इससे करते हैं, जो आपका बेस होगा, ये किसके अंदर भरा है बच्चों, आपके ब्यूरेट के अंदर, दिस इज द ब्यूरेट। सही बात है। फिर बच्चों आपके पास होगा एक कोनिकल फ्लास्क, एक ऐसा फ्लास्क रहेगा, ऐसा नहीं बन रहा है मेरे से, ऐसा एक फ्लास्क रहेगा आपके पास। ठीक है, दिस इज द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, हमें ये करना है, ये पता करना है कि मान लो आपने 10 ml एसिड लिया। ठीक है, आपने क्या लिया, इसके अंदर आपने डाल दिया बच्चों एसिड, और कितना डाल दिया आपने, 10 ml एसिड डाल दिया। ठीक है, आपने क्या डाल दिया, 10 ml एसिड डाल दिया। तो आपको फाइंड ये करना है बच्चों कि 10 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml बेस लगेगा। ठीक है, 10 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना ml बेस की जरूरत है। तो आप लोग ml फाइंड कर रहे हो, मतलब कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है। सही बात है ना, हम लोग ये थोड़ी फाइंड कर रहे हैं ये कौन सा बेस है, वी डोंट केयर अबाउट द बेस, नेचर ऑफ द बेस, ये NaOH है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कोई भी बेस होने दो, फर्क नहीं पड़ता। पर हम लोग यहां पे ये फाइंड कर रहे हैं कि इसका कितना ml लगेगा, इसके 10 ml एसिड के 10 ml सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप बात करो एसिड बेस में NaOH की, जैसे मान लो बेस मैंने लिया NaOH और एसिड मैंने ले लिया HCl। ठीक है, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो NaCl बनता है, NaCl इज अ सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये आपका नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। अब ये जितनी भी चीजें बच्चों, ये सारी की सारी चीजें कलरलेस होती हैं। आपका जब NaCl भी बनेगा, आपका जब वाटर और ये HCl रहेगा, ये भी कलरलेस होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई है, इस पॉइंट पे आपका न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, हाउ विल यू गोइंग टू नो। आप लोग बच्चों इसके अंदर आप इंडिकेटर डालोगे। ठीक है, आप इसके अंदर बच्चों 2 ड्रॉप इंडिकेटर डालते हैं हम लोग इसके अंदर, ऐसे 2 ड्रॉप इसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, इंडिकेटर। दिस इंडिकेटर कैन बी एनीथिंग, ये आपका फिनोप्थेलिन हो सकता है, ज़ैंथ्रासिन हो सकता है, बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर आते हैं। तो दिस इज द इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि भैया कब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फिर आप कुछ नहीं करोगे, आप इसको लोगे, कोनिकल फ्लास्क को यहाँ पे लोगे और इसके अंदर धीरे धीरे बेस को ऐड करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या करोगे, बेस को ऐड करोगे। और जैसे ही आपका न्यूट्रलाइजेशन खत्म हुआ, जैसे ही आपका न्यूट्रलाइज हो गया कंपाउंड, जैसे ही आपका कंपाउंड क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, वैसे ही इस कलरलेस जो लिक्विड था, इसका कलर पिंक कलर का हो जाता है। अगर आप फिनोप्थेलिन डालोगे तो इसका कलर पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि भैया हाँ, ये वाला मान लो 0 पॉइंट था, तो ऐसे नीचे नीचे आते आते यहाँ 7.3 पे मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो मतलब 10 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 7.3 ml बेस लगा। यहां से आपको ये पता चल जाएगा। तो यहां पर मेरा कहने का ये मतलब है बच्चों कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन में, इस पूरे के पूरे आपके केमिकल रिएक्शन में, प्रैक्टिकल में आपने क्या समझा, आपने बच्चों क्वांटिटी की बात की, कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है इस चीज को करने के लिए। ठीक है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच द थिंग इज प्रेजेंट टू कंप्लीट द रिएक्शन। समझ रहे हो, तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ में आई बात, ये एक टाइप है बच्चों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी बच्चों, हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड निकालते हैं। जैसे मान लो अगर आपने कोई लैब में हो आप और आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो अब आपको पता करना है भैया ये जो प्रोडक्ट है ये कितना ग्राम मुझे मिला है, कितना मुझे मिलना चाहिए था और कितना मुझे मिला है। तो मतलब मुझे परसेंटेज यील्ड निकालनी पड़ेगी। तो वो यील्ड निकालने के लिए भी देयर आर सर्टेन कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन करने के बाद हमें कुछ परसेंटेज यील्ड मिलता है। तो वहां पे भी हम लोग वेट की ही बात कर रहे थे ना, यील्ड की ही बात कर रहे हैं, तो वो भी बच्चों क्या होगा, आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। ठीक है, वो भी आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही कहलाएगा। समझ में आ गई बात।
आ जाओ नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब व्हाट इज प्रेजेंट, कौन सी चीज प्रेजेंट है, दैट वी हैव टू नो। ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है बच्चों, कि मान लो कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया है, अब आपको पता करना है कि उसके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट है। सही है, अब इसके लिए बड़े सारे अलग अलग टेस्ट आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर दिया गया, ठीक है, तो आपको टेस्ट करना है भैया कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है क्या। एसिड प्रेजेंट करने के लिए आप उसको बेस से रिएक्ट करवाओगे, अगर वो रिएक्ट हो रहा है तो मतलब एसिड प्रेजेंट है। समझ रहे हो, बहुत सारे केमिकल अलग अलग, देयर आर मैनी डिफरेंट केमिकल reaction are required to know about the specific chemical present in the कंपाउंड। जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसके अंदर स्पेसिफिक केमिकल कौन सा प्रेजेंट है। जैसे मान लो नाइट्रोजन आपको फाइंड करना है, नाइट्रोजन है या नहीं, उसके लिए कोई अलग केमिकल रिएक्शन होगी। तो आपको क्लोरीन फाइंड करना है तो उसके लिए अलग केमिकल रिएक्शन होगी। समझ रहे हो, आपको कोई फंक्शनल ग्रुप पता करना है, भैया ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड है, सही है, तो उसके लिए अलग KMnO4 का टेस्ट होता है। अब जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको अलग अलग ऐसे टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट मतलब आपको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर आप ये क्या फाइंड करते हो, वहां पर आप ये फाइंड करते हो, ये पता करते हो कि भैया आखिरकार उसके अंदर प्रेजेंट है तो है क्या। वो जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है। एसिड है तो कौन सा एसिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोगे, सही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लोगे, वहां से आप डिराइव करोगे, उसका नेचर देखोगे, स्टेट देखोगे। समझ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां से आप पता कर पाओगे भैया कि वो चीज क्वालिटेटिव, मतलब वो चीज कौन सी प्रेजेंट है। और इस टेक्निक को दिस एनालिसिस टेक्निक, दिस एनालिटिकल टेक्निक इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसका तो क्या ही लोगे, इसका ले लो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, देखो मैंने समझा दिया है अपनी तरफ से बहुत अच्छे से। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब देखो, अगर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, अगर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना है, तो यू हैव टू नो सर्टेन कैलकुलेशंस। आपको कुछ कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं या फिर सबसे ज्यादा बच्चे अटक जाते हैं कहां पे पता है, वो अटक जाते हैं कुछ ऐसे सम्स देख के। ऐसे सम देखकर, अगर मान लो मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो आप भैया यहीं पे अटक जाओगे कि इसमें करना क्या है आखिरकार। ठीक है, तो इन चीजों को बच्चों सबसे पहले हम लोग टैकल करेंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार एनालिटिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है। ठीक है, एडिशन कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ये तीन चीजें हम लोग को समझनी है इस साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर। तो कौन कौन सी लिख लें, कौन कौन सी सबसे पहले ही है आपकी एडिशन। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे सर ये क्या सिखा रहे हो, प्लस माइनस, सीख लो भैया, काम आएगा। सब्ट्रैक्शन यानी आपका माइनस, और लास्ट है आपका दैट इज मल्टी। ठीक है, ओके। तो ये तीन बच्चों, तीन प्रकार के हमारे साइंटिफिक कैलकुलेशन है। एक है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बच्चों इन चीजों को पढ़ने से पहले आपको पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट क्या होता है। देखो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कहां पे पता है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों एक कंडीशन पे, जहां पर जैसे मान लो एक कंडीशन लिखी हुई है 3 इंटू या फिर 30 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है। ठीक है, 30 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है। अगर मान लो बच्चों मुझे इसी को 3.0 में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 3.0 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा ये।
अब यहां से यहां कैसे हुआ, ये 10 कैसे चेंज हुआ, ठीक है। या फिर अगर मान लो कभी 0.00 इंटू 10 0.003 इंटू 10⁻² है, सही है। अब इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है मुझे, 0.3 में लिखना है। तो बच्चों को यहां पे बहुत ज्यादा डाउट आता है कि भैया ये जो 10 का वैल्यू है ये कैसे चेंज होता है, ये कैसे, अगर मैं पॉइंट यहां से वहां शिफ्ट कर रहा हूं तो ये 10 का वैल्यू मुझे कैसे शिफ्ट करना पड़ेगा सारे के सारे केमिकल कैलकुलेशन में। अक्सर बच्चे क्या करते पता है, अक्सर वो वैल्यूज को शिफ्ट नहीं करते और वो आंसर लिख देते, फिर वो सोचते कि यार मैंने सारी कैलकुलेशन सही की, फिर मेरा आंसर अलग क्यों आ रहा है, सही है। मेरा जो 10 का वैल्यू है वो अलग क्यों आ रहा है, बुक में 10⁻23 दिया हुआ है, मेरा 10⁻21 है, ऐसा क्यों, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सब होता है बच्चों आपका, आपको ये नहीं पता कि पॉइंट को कैसे शिफ्ट किया जाता है जिसके वजह से आपकी 10 की वैल्यू कैसे चेंज होती है, सही है। तो इन चीजों को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आज पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट, ठीक है। पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है, ठीक है। तो मान लो मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, अगर बच्चों आप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो राइट हैंड साइड में, कहां पे, राइट हैंड साइड में अगर आप पॉइंट को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा 10 की वैल्यू को आप माइनस करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, 10 की वैल्यू को आप माइनस करोगे। कितने से माइनस करोगे, जितने पॉइंट आप शिफ्ट कर रहे हो उतने से आप क्या करोगे, उसे माइनस करोगे। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे मान लो बच्चों मैं दिया है 0.10⁻³ और यहां पे मैंने डाल दिया 3, 10⁻3, 0.3 इंटू 10⁻3। अब मान लो बच्चों मुझे इस पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना है, यहां पे कुछ 0 होंगे, अब इस पॉइंट को मुझे मान लो इधर पीछे शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, ये 03.0 हो जाएगा। मतलब आप सिंपली लिख सकते हो इट इज 3.0, सही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, पीछे साइड शिफ्ट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है, मतलब आपने पॉइंट को कहां किया है, राइट साइड में शिफ्ट किया है। तो इससे क्या होगा, आपका 10 जो वैल्यू है वो माइनस होगा। कितना माइनस होगा, जितने डिजिट आपने शिफ्ट किया है। तो कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया है, एक ही पॉइंट शिफ्ट किया, एक ही डिजिट शिफ्ट किया, तो मतलब आपका -1 होगा। तो इंटू आपका 10⁻1 हो जाएगा, 3 इंटू -3 -1 हो जाएगा, 3 - 1 कितना होता है 2। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3.0 इंटू 10⁻, समझ में आई बात I'm so sorry, समझ में आई बात यहां तक, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं, सुनो। जैसे जैसे यहां पे दिया है बच्चों 0.03 या फिर 0.06 इंटू 10⁻7, सही है। अब इसे मुझे क्या बनाना है, अब मुझे इसे 6 पॉइंट बनाना है, 6.0 बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बच्चों इस पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट कर रहा हूं, इस पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब पहला डिजिट ये, दूसरा डिजिट ये, तभी तो ये 6.0 होगा। तो मतलब मुझे 10 में क्या करना पड़ेगा, 10 में क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 7 - 2 हो जाएगा। 7 - 2 कितना आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 6.0 इंटू 10⁻5, ठीक है। 6.0 इंटू 10⁻, क्लियर है, समझ में आया ये, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी कि भैया राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू कैसे चेंज होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट साइड। अगर आपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, अगर आपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, शिफ्ट किया, तो उस कंडीशन पे आप 10⁻2 की वैल्यू में एडिशन करोगे। आप क्या करोगे, 10⁻2 की वैल्यू में एडिशन करोगे। ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा आप क्या करोगे, यहां पर एडिशन करना चाहते हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है। तो क्या हुआ यहां पे, इसका भी एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो 0. एग्जाम्पल ले लो बच्चों 3.6 इंटू 10⁻6, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6। अब मान लो इस पॉइंट को मुझे यहां शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। इस पॉइंट को मैंने कहां शिफ्ट कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड।
इस पॉइंट को मैंने कहां शिफ्ट कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो 10 की वैल्यू है इसमें एडिशन होगा। कितना एडिशन होगा, जितना डिजिट आपने शिफ्ट किया होगा, ठीक है, जितना डिजिट आपने क्या किया है, शिफ्ट किया है, उतना आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो आपने एक डिजिट शिफ्ट किया तो 6 + 1 हो जाएगा, यानी आपका 7। समझ रहे हो, तो ये ऐसे वैल्यू होगी, ठीक है। बच्चे ज्यादातर इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे जितने भी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इस वैल्यू को हमें शिफ्ट कैसे करना है, ये 10 की वैल्यू चेंज कैसे होगी, ये हमें देखना है। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ गया। सो पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट समझ में आ गया। और ये याद रहेगा कि जब भी आप पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस करोगे। कितने से माइनस करोगे, जितना पॉइंट आपने शिफ्ट किया है, जितने डिजिट आपने शिफ्ट किए हैं उतने से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। वहीं पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट की बात करूं, अगर आप लेफ्ट साइड आपको शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, उस कंडीशन में हमेशा आप क्या करोगे, एडिशन करोगे आपके 10 की वैल्यू में। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज द पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट। और अगर आपको यह समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एडिशन की, कि आखिरकार दो वैल्यूज को हम ऐड कैसे करें। लेट्स टॉक अबाउट एडिशन, ठीक है, कि भैया हम ऐड कैसे करें दो वैल्यू को। यहां पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा एक चीज बच्चों आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका जो 10 वाली वैल्यू है, 10 वाली वैल्यू है, जहां पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ये हमेशा दोनों ही नंबर में सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको दो चीज का एडिशन करना है, जैसे x इंटू एक्स रेस टू ए और a इंटू ए रेस टू ए, समझ लो, कुछ भी इमेजिन करो, तो ये दोनों वैल्यू आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप एडिशन कर पाओगे, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे बच्चों, एडिशन कर पाओगे। सो एडिशन का एक मेन क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो 10 वाली वैल्यू है, इट शुड बी सेम। ये क्या होगी बच्चों, सेम होगी। सेम होगी क्या, सेम होनी ही चाहिए। और सेम होने के बाद ही आप क्या करोगे बच्चों, इसका कॉमन लोगे, ठीक है, हमेशा आप क्या लोगे, इसका एक कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, आगे बढ़े, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्लियर, आगे बढ़े, चलेगा, चलो। अब मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3 इंटू 10⁻⁷ है, सही है, 3 इंटू 10⁻⁷ है। इसको मुझे ऐड करना है बच्चों 5.0 इंटू 10⁻⁷ से। तो भैया देखो, पहली जो क्राइटेरिया है वो मैच हो गई है, क्या नहीं, यानी आपका जो 10 वाला वैल्यू है वो क्या है, सेम होना चाहिए। तो भैया जो भी आपका वैल्यू सेम है उसे कॉमन लिख दो, 10⁻⁷, सही है, और आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 + 5 कितना होगा आपका, 8 इंटू 10⁻⁷। ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन होगा। और यदि अगर वैल्यू सेम ना हो तो क्या करोगे, जैसे अगर मैं इसको मिटाना था भैया, हाँ, अगर मैं इसको मिटा दूं, और यहां पर कुछ ऐसा लिखूं, 3.2 इंटू 10⁻³ प्लस 4.4 टू 10⁻⁴। अगर मैं ऐसा लिख दिया, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब तो भैया दोनों की जो 10 वाली वैल्यू है, 10 पावर वाली वैल्यू है, इसमें जो पावर है वो सेम नहीं है, इसमें जो पावर है वो सेम नहीं। और हमारी कंडीशन क्या है कि आपका पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमारी यही कंडीशन है ना कि आपका जो पावर है ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले पावर को सेम करोगे। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो अगर दो फ्रैक्शन है, दोनों को आपको ऐड करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। वैसे ही यहां पर जो फ्रैक्शन में जो पावर है ना, इस पावर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे क्या है आपका 4.4 इंटू 10⁻⁴ है। तो अगर बच्चों मैं इसे राइट में शिफ्ट करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे राइट में शिफ्ट करता हूं तो मेरी वैल्यू माइनस होगी, सही ना। देखो यहां पे अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं तो 10⁻² की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, सही है। तो आप दोनों में से किसी को भी बना सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको बना लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
इसको मैंने कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, तो 44.0 इंटू 10⁻, अब मैंने राइट में शिफ्ट किया है तो जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, कितने से माइनस होगा, जितने डिजिट मैंने शिफ्ट किया। कितना डिजिट शिफ्ट किया, एक ही डिजिट शिफ्ट किया, तो -1 होगा सिर्फ, तो 4 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है 3.2 इंटू 10⁻³ ही है। 3.2 सही है। तो अब देखो, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया ना, ये भी आपका 10⁻³ है, ये भी आपका 10⁻³ है, तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 44 और यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा 47.2 इंटू 10⁻³। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को एडिशन कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एडिशन कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट लेट्स जंप इनटू सब्सट्रैक्शन। नाउ सब्सट्रैक्शन और एडिशन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज है, इसमें भी बच्चों जो आपका 10⁻⁴ पावर वाली वैल्यू है, इसमें भी आपका जो पावर है, पावर शुड बी सेम। यहां पे भी आपका पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहां पर भी आपका पावर अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, तो आप सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये चीज समझ में आ गई, ये आपको चीज समझ में आ गई कि आपको पावर का सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा चीजें, थोड़ा लाइट करते हैं, ठीक है। सुनो, जैसे मान लो 10.4 है इंटू 10⁻³ माइनस 3.3 इंटू 10⁻³। अब यहां पर आप देखो तो आपका पावर सेम है, तो डायरेक्टली माइनस कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखो अगर पावर सेम होगा तो माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सीधा आप माइनस कर दो, तो 10 आपका 3 माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा 1 पॉइंट 10 में 3 या 7 7.1 इंटू 10⁻²। ये आपका नॉर्मल सा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, ये आपका नॉर्मल सा आंसर आ जाएगा। पर यहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहीं बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर पावर सेम नहीं है, जैसे 3.2 इंटू 10⁻³ प्लस 2.2 इंटू 10⁻⁴, ऐसा कुछ आ जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप सबसे पहले पावर सेम करोगे। जो मैंने आपको अभी रूल सिखाया उस रूल के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, पावर से सेम करोगे। आप इसका भी सेम कर सकते हो, इसका भी सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। मान लो मैं इसका सेम करता हूँ, तो ये मैं ऐसे ही लिख दूंगा 3.2 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ पे क्या आ जाए, अरे प्लस नहीं माइनस, माइनस करना है, माइनस, ठीक है, प्लस नहीं करना, माइनस करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मुझे राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो राइट साइड शिफ्ट होगा तो 22.0 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 22.0 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब 22 में से मुझे क्या माइनस करना है, 3.2 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3 माइनस के, इसका 4 माइनस करो, 4 माइनस होगा 18.2 है ना, तो यहाँ पे 18 पॉइंट आ जाएगा 8, माइनस में आंसर आएगा इंटू 10⁻²। क्लियर है, आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी, समझ में आ रही। ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया, समझ में आ गया। लेट्स मूव टू अवर लास्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वाला है मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन की एक खास बात है, मल्टीप्लीकेशन एक खास बात है, यहां पे आपको पावर सेम करने की जरूरत नहीं है, नो नीड, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे नो नीड टू, या फिर आप कह सकते हो आपको पावर जो भी है उसको जरूरत नहीं है इसके सेम करने की, या फिर आप लिख सकते हो डिफरेंट पावर्स कैन मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, जो अलग अलग पावर्स होते हैं बच्चों वो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आराम से।
अब जब आप पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में आपको पावर का एडिशन करवाना है। कैसे? देखो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बताता हूं कैसे। जैसे मान लो 3 इंटू 10⁻⁴ है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों 7 इंटू 10⁵ से, सही है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कंडीशन में आपको दोनों के दोनों पावर अलग दिए हुए हैं, सही है। तो यहां पे पावर सेम अलग रहेंगे, चलेगा, सेम करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको क्या करना है वो अभी ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको इस 3 को और इस 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21, आपको 21 लिख देना है, सही है। अब इस पावर की बात करो, यहां पे 10⁻⁴ है, यहां पे 10⁵ है। बच्चे क्या करते पता है? बच्चे इन पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर देते, बच्चे 4 इंटू 5 कर देते, पर ये गलत है। आपको बच्चों इन पावर्स को ऐड करना है, इन पावर्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो 10⁻⁴ प्लस 5, तो 4 प्लस 5 ऐसा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 21 इंटू 10⁹ ये आपका राइट आंसर होगा। आपको कभी भी पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ सही बोला, हाँ सही बोला ना, मल्टीप्लाई आपके पावर को कभी भी नहीं करना, आपको पावर को ऐड करना है। जैसे मान लो एक माइनस का एग्जांपल लेके देखते हैं, 3 बहुत ले रहा हूं मैं एग्जांपल, 4 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब वहां पे मैंने -4 का एग्जांपल लिया, आप देखो कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 3 12, अब 10 में क्या आएगा? 6, और ये इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, तो 6 एडिशन होगा किसके साथ? -4 के साथ। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं, तो मतलब आपका 6 -4 हो जाएगा, यानी 12 इंटू 10 कितना आएगा यहाँ पे? 2। समझ रहे हो? तो आपको मल्टीप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से पावर का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोग को जितनी भी चीजें आज मैंने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताई है वो समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलेंगे बच्चों आप लोगों से एक और लेक्चर में, जहां पे हम लोग और भी कई सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है, और नए नए टॉपिक्स की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। कोई भी आपको डाउट होता है तो मैंने आपको इंस्टाग्राम की आईडी शुरू में ही मेंशन की हुई है, ये वाली, इस पर आप मैसेज करके मुझसे अपने सारे डाउट्स पूछ, ठीक है, चलेगा। सो मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग और भी कई सारी बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग।